हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपका एनडीए का जो पेपर हुआ है, आज हम आपके लिए उसका सलूशन लेके आए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और उनका आंसर क्या होगा। इस पेपर के सलूशन को देख करके और आप अपने स्कोर का आइडिया लगा सकते हैं कि आपका इस एग्ज़ाम में स्कोर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, देखिएगा। आपको सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में आपको एरर देखना है। तो एरर कैसे देखना है दोस्तों, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस बिल्डिंग कंपेराइजेस ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। यहाँ देखिएगा, आपको एरर कैसे पता करोगे दोस्तों। दिस बिल्डिंग कंपेराइजेस, यहाँ वर्ब क्या है दोस्तों, कंपेराइजेस वर्ब है, राइट। और कंपेयर के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था दोस्तों कि कंपेयर के साथ में टू का प्रयोग होता है, कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, राइट। उसी प्रकार कंपेयर टू, प्रीफर टू, ध्यान रखिएगा, कंपेयर के साथ में कंपेयर टू होता है दोस्तों, ऑफ का प्रयोग नहीं होता, राइट। इसलिए आपका एरर कहाँ हुआ, बी ऑप्शन में आपका एरर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। यहाँ देखिए दोस्तों, एरर कहाँ है पता लगाइएगा। आई लुक फॉरवर्ड, ध्यान रखिएगा, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है अवेट समथिंग ईगरली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लुक फॉरवर्ड का जो मीनिंग होगा वो है अवेट समथिंग, अवेट समथिंग ईगरली, अवेट समथिंग ईगरली। यहाँ पर देखिएगा, लुक फॉरवर्ड टू मीट, टू के बाद में मीट क्या है, यहाँ वर्ब का रूप है दोस्तों। यहाँ वर्ब नहीं होगा, ये पार्टिसिपल में जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करना होगा, मीटिंग वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ मीटिंग होगा दोस्तों, क्या होगा, मीटिंग होगा, राइट। जैसे अपन सेंटेंस बोलते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब लुक फॉरवर्ड आता है तो लुक फॉरवर्ड के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, उसको पार्टिसिपल बनाने के लिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका एरर कहाँ हुआ, बी ऑप्शन में आपका यहाँ एरर है, राइट। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आई कैन नॉट कोप अप विद। फ्रेंड्स, बहुत बार न्यूज़पेपर में आपने इस वर्ड को पढ़ा होगा, ये सेंटेंस बहुत बार आता है न्यूज़पेपर में, कोप अप विद। ध्यान रखिएगा, कोप के साथ में अप का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, कोप के साथ में अप का प्रयोग नहीं होता है, कोप के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इजी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये कि कोप के साथ अप का प्रयोग नहीं होगा, कोप के साथ विद का प्रयोग किया जाएगा। और कोप विद जो है, इसका मीनिंग हो जाता है डील इफेक्टिवली विद समथिंग डिफिकल्ट। क्या होगा दोस्तों, डील इफेक्टिवली with something difficult। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ, कोप विद का जो मीनिंग है कि आई कैन नॉट कॉप विद दिस प्रेशर, मैं इस प्रेशर में ये कार्य नहीं कर सकता। जूझना, किसी चीज़ से जूझने के लिए उसके डीलिंग को इफेक्टिव इतना है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। तो देखिएगा, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर में अप का प्रयोग नहीं होगा, कोप विद का प्रयोग होगा। तो एरर कहाँ हुआ दोस्तों, बी ऑप्शन में आपका क्या है, एरर है। डील इफेक्टिवली विद समथिंग डिफिकल्ट, इट मीन्स कोप विद। और जनरली ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो कोप वर्ड है, इस कोप के साथ में न्यूज़पेपर में कई बार आपने देखा है अप का प्रयोग होता है, ये लैंग्वेज एरर है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए होंगे कि वहाँ कोप अप को आपने राइट किसको मान लिया, विद को मान लिया कि विद यहाँ गलत है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विद राइट है, कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता है, इसलिए अप में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आई
केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इजी सेंटेंस देखिएगा। यदि आपको याद हो तो देखिए हमने आपको बताया था आई कम टू दिस प्लेस बाय, और बाई का मतलब वो किसके लिए होता है दोस्तों, साधन के लिए होता है ना। तो यहाँ पर बाई वॉकिंग होता है दोस्तों, बाई वॉकिंग होता है, नॉट बाई वॉक। बाई के साथ में वी फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वी फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, बाई वॉकिंग नॉट बाई वॉक। तो एरर कहाँ है दोस्तों, सी में आपका क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। प्रेपोजिशनल एरर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ प्रेपोजिशन का एरर दिया हुआ है। बहुत बार हम इस सेंटेंस को बोलते हैं और डेली लाइफ में ये सेंटेंस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। क्या होगा दोस्तों, बाय योर वॉच होगा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बाय योर वॉच। तो एरर कहाँ हुआ, सी में आपका क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ यूअर्स। कंपेरेटिव डिग्री का पार्ट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपने डिग्री पैटर्न को यदि पढ़ा हो सही ढंग से, अगर आपने देखा है तो आप इस सेंटेंस को बिल्कुल राइट करके आए होंगे दोस्तों। बहुत ईजी है, देखिएगा, हायर देन दैट ऑफ। जब हम सिंगल एक चीज में तुलना कर रहे हैं तो वहां क्या होता है, दैट ऑफ आता है, और एक से अधिक की बात होती है तो दोज ऑफ का प्रयोग होता है। देखिएगा, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, किसकी बात कर रहे हैं अपन, माई ड्रेस की प्राइस की बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ड काम में ले रहे हैं, इसलिए यहां पर हायर देन दैट ऑफ यूअर्स। यूअर्स क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोनाउन है यहाँ पर। यूअर्स क्या है दोस्तों, ये प्रोनाउन है। और आपने प्रोनाउन को पढ़ा था जब हमने आपसे कहा था कि प्रोनाउन के पार्ट में डिग्री वाले पैटर्न में सेंटेंस में, जब हम इधर सेंटेंस में उस एक ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ माई ड्रेस की बात की गई, तो इधर क्या होगा, यूअर्स, नॉट यू। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूअर ड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, यूअर ड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने इसको क्या बना दिया, प्रोनाउन बना दिया। और जब इसको प्रोनाउन बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, यूअर्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बन गया, यूअर्स प्रोनाउन है और यूअर क्या है, एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रोनाउन के रूप में यूअर्स प्रयोग किया गया है। तो आपका एरर कहाँ है दोस्तों, इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, नो एरर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ, राइट ऑप्शन हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हाउ कम नो एरर। सेंटेंस बहुत इजी है दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ। पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां बात करते हैं माई फ्रेंड्स। आपको पता है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके साथ होता है, सजीवों के साथ होता है। निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे यदि मैं कहूं इंडियाज हिस्ट्री, तो ये तो राइट है, लेकिन यदि मैं कहूं इंडियाज प्लेयर तो ये रॉन्ग है दोस्तों। ये क्या है, ये रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि इंडियाज प्लेयर, इंडिया शब्द क्या है, यहाँ पर एक नाउन के रूप में है और प्लेयर क्या है, सजीव है। इसलिए प्लेयर जो वर्ड है इंडियन प्लेयर होता है, इंडियाज प्लेयर नहीं होगा। तो माय फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़िएगा, डॉटर इन लॉज, आपको पता है हमने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन जब ये कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन वाले सेंटेंस में जब प्लूरल बनाया जाता है तो नाउन का प्लूरल बनता है दोस्तों, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। हमने आपसे ये भी कहा था कि प्रेपोजिशन जब दी हुई हो तो प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन है उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, आगे वाले वर्ड का प्लूरल नहीं बनता है, वो एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ नाउन क्या है, डॉटर, तो क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ। क्या होगा दोस्तों, डॉटर्स इन लॉ होगा दोस्तों। इसलिए आपका सेंटेंस में एरर कहाँ है, बी ऑप्शन में आपके यहाँ पर क्या दिया हो दोस्तों, ये आपका एरर है। बात समझ आ रही है दोस्तों, बहुत इजी पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है। यदि आपने क्वेश्चन को, सेंटेंस को यदि थोड़ा सा ध्यान से यदि पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आई प्रीफर सी फूड देन मेडिटेरियन फूड। यहां देखिए दोस्तों, बहुत इजी बात कर रहे हैं अपन,
प्रीफर की बात कर रहे हैं, बहुत आसान सी बात है। प्रीफर के साथ में देन का प्रयोग नहीं होता। देखिए एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया दोस्तों, प्रीफर के साथ में देन का प्रयोग नहीं होता, प्रीफर टू होता है, ऑफर टू, प्रीफर टू, राइट। इसलिए यहां पर देन के बजाय क्या होना चाहिए, टू आना चाहिए। तो एरर कहां हुआ, सी ऑप्शन में आपका क्या है दोस्तों, एरर है। तो ये यहां आपका सी में एरर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। यहां पर सेंटेंस में देखिएगा, वी वर, यहां वी सब्जेक्ट है, वर आपका ऑक्सिलरी वर्ब का रूप है, डिस्कसिंग आपके पास यहां वर्ब में आईएनजी। ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि डिस्कस यदि वर्ड यदि वर्ब के रूप में काम में आ रहा है तो वहां उसके बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। यदि डिस्कस वर्ड को, यदि यहाँ ये डिस्कशन होता तो इसके बाद अबाउट लग जाता। ध्यान रखिए दोस्तों, डिस्कस अर्थात नाउन के रूप में आने पर अबाउट का प्रयोग किया जाता है। डिस्कस शब्द को यदि हम वर्ब के रूप में काम में लेते हैं तो उसके बाद में प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए डिस्कसिंग अबाउट यहाँ एरर है दोस्तों, ये अबाउट नहीं आएगा। वी वर डिस्कसिंग द इशू, वी वर डिस्कसिंग यू, हम किसी भी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वहाँ डिस्कसिंग के साथ में यदि डिस्कस वर्ड को वर्ब बनाते हैं तो आईएनजी लगाने पर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। क्लियर? इसलिए आपका एरर कहाँ है, बी में आपका क्या हुआ दोस्तों, एरर हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्व्स। यहां देखिएगा, डिस्पोज ऑफ बहुत आसान सी बात है दोस्तों, आपको पता होगा डिस्पोज ऑफ होता है दोस्तों, ओ डबल एफ नहीं होता। डिस्पोज करना, फेंकना, डाल देना कहीं पर, तो डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, कूड़े करकट को क्या किया गया है, डाल दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है। तो यहाँ ऑफ नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा, ओनली ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, ओ डबल एफ नहीं आएगा। तो एरर कहाँ हुआ, ए में आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों, एरर है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, ये थे हमारे एरर से संबंधित क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। यहाँ अगला पार्ट आता है दोस्तों आपके पास, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम। यहाँ सेंटेंस में चूज सिनोनिम। ध्यान रखिए दोस्तों, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनमें आपको एरर पूछा गया था, राइट। अब जो क्वेश्चंस 11 to 20 जो क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन, ये पेपर जो हम सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये डी सीरीज का पेपर है। जो भी स्टूडेंट्स अपने पेपर का आंसर की मैच कर रहे हैं वो डी सीरीज से मैच कर ले हुए। यहाँ जो सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो डी सीरीज का पेपर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम। यहाँ आपको देखिए बोल्ड किया गया है कि आपको डिवोर्स वर्ड का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। बहुत इजी बात है दोस्तों, डिवोर्स आप जानते हैं डिवोर्स किसे कहते हैं, डिवोर्स लेना, तलाक लेना, राइट। अब ये डिवोर्स जो शब्द है दोस्तों ये क्या है, जनरली अपन क्या कहते हैं, तलाक लेना, राइट। तलाक लेना, तलाक देना, ठीक है। तलाक होने को क्या कहते हैं हम, डिवोर्स कहते हैं। और डिवोर्स है क्या, लीगल डिसोल्यूशन ऑफ ए मैरिज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिवोर्स क्या है, लीगल डिसोल्यूशन, लीगल डिसोल्यूशन, जो लीगल डिसोल्यूशन है ऑफ ए मैरिज, लीगल डिसोल्यूशन ऑफ ए मैरिज, ऑफ ए मैरिज बाय ए कोर्ट, बाय ए कोर्ट और अदर बॉडी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अदर बॉडी, इस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ पर जनरली सेंटेंस में स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने गलत भी किया है। डिवोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन सेपरेट होना कैसे, अलग होना तो है, तलाक होना हो गया, लेकिन कैसे, लीगली। ध्यान रखिए दोस्तों, कानूनी रूप से कोर्ट के द्वारा या अन्य किसी कानूनी संस्था के द्वारा विवाहित जोड़े को अलग अलग किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, जब उनको सेपरेट किया गया है, अलग अलग किया गया है, उसे हम डिवोर्स कह रहे हैं, राइट।
इसलिए डिवोर्स वर्ड आप ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप इन वर्ड्स को देखें तो आप lexico.com पे जाइएगा और वहाँ प्रत्येक वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसका यूज़ किस वे में होगा ये आपको मिलेगा। तो देखिए डिवोर्स का क्या होगा, लीगल डिसोल्यूशन ऑफ ए मैरिज बाय ए कोर्ट और अदर बॉडी। कानूनी रूप से जब किसी विवाहित जोड़े को अलग अलग किया गया हो, सेपरेट किया गया हो, वो क्या होगा, हमारा डिवोर्स होगा, राइट। तो देखिएगा अब डिवोर्स का यदि मैं कहूं कि डिवोर्स का सिनोनिम क्या है, तो देखिए रैप्चर भी होता है दोस्तों। इसका क्या होता है, रैप्चर, रैप्चर भी होता है, ब्रीच भी होता है, रैप्चर भी होता है, ब्रीच भी होता है और ब्रेकअप भी होता है दोस्तों। ब्रेकअप ये भी होता है। ये तो क्या है दोस्तों, ये इसके सिनोनिम हैं, किसके, डिवोर्स के सिनोनिम है। रैप्चर, ब्रीच, ब्रेकअप, राइट। लीगली सेपरेशन होना, कानूनी रूप से अलग होना क्या कहलाता है, डिवोर्स कहलाता है, राइट। अब आपके ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है डिटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है दोस्तों, अलग होना है, सेपरेट होना है, लेकिन लीगली नहीं है, कानूनी रूप से नहीं है। अलग होना तो है, सिनोनिम आ रहा है, आपको लगेगा कि सर ये भी तो सिनोनिम हो सकता है। माय डियर ध्यान रखिएगा, ये लीगली नहीं है अटैच, जो सेपरेशन होगा ये किसी बॉडी के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा, किसी कानूनी संस्था के द्वारा सेपरेट नहीं किया जाता है, राइट। डिटैचमेंट होना, अलग हो जाना, दो लोगों ने आपस में सोच लिया कि मुझे तेरे साथ में नहीं रहना है, वो अलग हो गया, लीगल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ब्रेक डाउन। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, हताश हो जाना, निराश हो जाना, किसी मशीन का खराब हो जाना, फ्रेजल वर्ब है ब्रेकिंग डाउन। तो यहाँ ये भी आंसर नहीं हुआ, राइट। अगला है एन्यूमलेंट। एन्यूमलेंट का मतलब क्या होता है, अलग होना, कानूनी रूप से अलग होना दोस्तों। कैसे अलग होना, कानूनी रूप से अलग होना, कानूनी रूप से अलग होना, कानूनी रूप से या नियम से अलग होना, अलग होना। कानूनी रूप से कोई अलग हो रहा है, नियमानुसार कोई अलग हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं उनके, वो एन्यूमलेंट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद पनिशमेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा या दंड, तो ये तो इसका मीनिंग नहीं हुआ दोस्तों। तो सिनोनिम क्या हो गया दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट सिनोनिम होगा। क्लियर, सी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम का सिनोनिम क्या हुआ, एन्यूमलेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन दिया है आप उसको पढ़िएगा और उसके बारे में एनालिसिस करिएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। ही वॉज नॉन फॉर, ध्यान रखिएगा यहाँ एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। नॉन फॉर का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना, लोकप्रिय होना। तो ही वॉज नॉन फॉर हिज जेंटिल डिस्पोजिशन। जेंटिल डिस्पोजिशन, आपको देखिए बोल्ड जो लेटर दिया हुआ वो क्या है, वर्ड है जेंटिल, और इस जेंटिल वर्ड का आपको क्या देखना है दोस्तों, मीनिंग देखना है। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों, हैविंग और शोविंग, मिल्ड, काइंड, टेंडर। देखिएगा हैविंग और शोविंग, हैविंग और शोविंग, हैविंग और शोविंग, काइंड, टेंडर, मिल्ड, हैविंग और शोविंग, काइंड, मिल्ड, टेंडर, टेम्परामेंट और कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर क्या कहलाता है, जेंटिल कहलाता है। अब यदि मैं कहूं कि यह जेंटिल का मीनिंग क्या है, ये lexico.com से जो मीनिंग आता है दोस्तों, एग्जैक्ट जो मीनिंग है हैविंग और शोविंग काइंड। इट मीन्स जेंटिल का मतलब क्या, दयालुता होना, कोमलता होना, मिल्ड, टेम्परामेंट, स्वभाव में, व्यवहार में क्या होना, टेंडरनेस होना, मधुरता आना, दयालुता आना क्या कहलाता है, जेंटिल कहलाता है। इसका अगर मैं समानार्थी वर्ड की बात करूं, सिनोनिम की बात करूं, तो इसके अन्य सिनोनिम क्या हो सकते हैं दोस्तों, बिनाइन भी होता है, ठीक है, मर्सीफुल भी होता है, बिनाइन, मर्सीफुल, ये इसकी सिनोनिम है दोस्तों। क्लीमेंट भी होता है, क्लीमेंट,
ठीक है। अब इसके अलावा अन्य सिनोनिम और कौन से होते हैं, जैसे देखिए हमारे पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं, क्या इनमें से होगा? पहला देखिए ऑप्शन क्या है, हार्मफुल। हार्मफुल क्या होता है? नुकसानदायक होना, राइट। तो ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन बढ़ते हैं, एमिएबल। एमिएबल हो सकता है, हम्बल होना, पोलाइटनेस होना। कनिंग, कनिंग आप जानते हैं दोस्तों, विटी को कहते हैं, चतुरता को कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं एडजस्टिंग होना, एडजस्ट कर लेना, अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, समायोजित करना, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा आपके पास ऑप्शन क्या बचता है दोस्तों, ऑप्शन बचता है आपका बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन क्या है आपका, एमिएबल। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में द हार्डर वी किक, द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। ध्यान रखिए दोस्तों, बाउंस बैक, बोल्ड लेटर क्या है, क्या चूज करना है, सिनोनिम चूज करना है। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल, जितनी हार्डर किक, जितना कठिनता से उसने क्या किया, हम किक करते हैं, द बेटर द बॉल, उतने ही अच्छे रूप से हम बॉल को क्या करेंगे, बाउंसेस बैक करना। बाउंस बैक करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाउंस बैक जो होता है, टेक ए टर्न फॉर द बेटर, टेक ए टर्न, टेक ए टर्न फॉर बेटर, फॉर द बेटर, टेक ए टर्न फॉर द बेटर, टेक ए टर्न फॉर द बेटर, कुछ अच्छे के लिए वापस आना, कुछ अच्छा सोच के, यानी कि अच्छी वापसी होना, टेक ए टर्न फॉर बेटर, अच्छा करने के लिए वापसी होना, या एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ किसी चीज़ में वापसी करना, क्या कहलाएगा, बाउंस बैक कहलाता। ध्यान रखना दोस्तों, बाउंस बैक एक आइडोमिक वर्ड है और इसका मीनिंग हो गया टेक ए टर्न फॉर बेटर, वापसी होना। क्या होना, वापसी होना, और वापसी अच्छे के लिए वापसी होना, वापसी होना किसके लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए वापसी हो रही है, कुछ अच्छा करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है कुछ अच्छा करने का, वो आपका बाउंस बैक है, राइट दोस्तों। अब यहां देखना है आपको कि इसके सिनोनिम और क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा बाउंस बैक का अन्य एक सिनोनिम अगर मैं लूं तो यहां रिकवर भी होता है दोस्तों। क्या होता है, रिकवर भी होता है, रिवाइव भी होता है, रिकवर, रिवाइव, बी ऑन द मेंड, बी ऑन द मेंड, बी ऑन द मेंड, ये भी होता है, राइट। ये सभी इसके सिनोनिम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा बाउंस बैक का जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें कौन सा ऑप्शन है जो हमें उसके रिकवर को बता रहा है, यानी कि किसी प्रकार की कमी को रिकवर कर लेना, राइट। देखिएगा पहला ऑप्शन आता है रिकॉइल्स। रिकॉइल का मतलब फिर से लौटना, फिर से कुंडली होती है कॉइल, उसको फिर से लौटना आना, रिकॉइल्स होना, पुनः लौटना। डिफ्लेट, डिफ्लेट का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ध्यान रखना दोस्तों, डिफ्लेट्स का अर्थ क्या हुआ, आत्मविश्वास की कमी। इट मीन्स मैं ये कहूँ आत्मविश्वास की कमी, और आत्मविश्वास की जो कमी है इट मीन्स क्या हुआ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या कहलाएगा, डिफ्लेट्स। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं, इन्फ्लेट। और इन्फ्लेट जो है इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज को दिखाना, बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं अपन, बॉस्ट ऑफ करते हैं, वो इन्फ्लेट्स होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ दोस्तों। अब आता है असेंड। असेंड का मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, इंक्रीज, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, रिकॉइल्स। क्या होगा दोस्तों, रिकॉइल्स। ध्यान रखिएगा बाउंस बैक एक आइडोमिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ताजगी के साथ में, नए जोश के साथ में कुछ अच्छा करने के लिए, टर्न बैक फॉर द बेटर, कुछ अच्छा करने के लिए वापसी आना, क्या कहलाएगा, बाउंस बैक या रिकॉइल्स। तो सिनोनिम क्या हुआ इसका दोस्तों, रिकॉइल्स। तो आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, यहां देखिएगा दोस्तों एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में श्योर सक्सेस लेने के लिए आपको अपनी वोकेब के ऊपर परफेक्टनेस लानी होगी। यदि आपको वोकेब स्ट्रांग है तो नेचुरली आप सक्सेस ले पाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, इस पेपर में वोकेब से संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स ये भी मान रहे हैं कि सर इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आया नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस पैटर्न पूछे गए हैं, जो प्रेपोजिशनल पार्ट आया है, ये सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ड का एक डीप मीनिंग निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट शब्द का जो मीनिंग है वो है संचालन करना, राइट, संचालन करना, या मैं कहूं निष्पादन करना, निष्पादन करना, एग्जीक्यूट करना, निष्पादन करना। एक इसका दूसरा अर्थ फांसी देना भी होता है, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जीक्यूशन फांसी देना, राइट। अब देखिएगा आपको ये पूछा गया कि इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा इसके सिनोनिम क्या है, कैरी आउट क्या है, फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका जो मीनिंग है वो कैरी आउट भी होता है। इसके अलावा हैंग भी होता है दोस्तों, हैंग करना, या मैं कहूँ फुलफिल करना, फुलफिल। इसके अलावा यदि मैं कहूँ परफॉर्म करना, क्या करना, परफॉर्म करना, ये भी इसका सिनोनिम है। और इसके अलावा इनेक्ट, इनेक्ट होना, एनफोर्स होना, एनफोर्स, ये सभी क्या है दोस्तों इसके सिनोनिम हैं। अब मैं बात करता हूं कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम यहाँ पर, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का अर्थ हो गया किसी चीज़ का निष्पादन करना, किसी चीज़ को संचालित करना, उसको रन करना, राइट। अब आप यहाँ देखेंगे कि डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब क्या होता है, विश, इच्छा होना, तो ये तो आपका आंसर नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद होता है डिबेट, डिबेट का अर्थ होता है आर्ग्यू करना, ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। इसके बाद बात करते हैं अपन एकम्प्लिश, ठीक है। और अगला ऑप्शन आता है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड कर देना, निरस्त कर देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ दोस्तों। तो आंसर क्या हुआ आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। एग्जीक्यूट का सिनोनिम होगा एकम्प्लिश होना, क्या होगा दोस्तों, एकम्प्लिश होना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, ही लिसन टू मी विद इक्वेनिमिटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इक्वेनिमिटी, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो बोल्ड लेटर किया हुआ दोस्तों, ये इसका सिनोनिम नहीं है, ये यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों। देखिएगा, ही सब्जेक्टिव केस है, लिसन वर्ब है, टू मी विद इक्वेनिमिटी। यहाँ पर आपसे जो वर्ड पूछा गया है, जो सिनोनिम पूछे जाएंगे, वो किसका है, इक्वेनिमिटी का। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, समान होना, या मैं कहूँ समतुल्य होना, समतुल्य, या ये कहें संतुलन बनाए रखना, इक्विलिब्रियम, संतुलन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके जो अन्य मीनिंग निकल रहे हैं, संतुलन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यदि मैं कहूँ कि इसका एग्जैक्ट अगर मीनिंग की बात करें, तो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा वो मीनिंग क्या होगा दोस्तों, देखिएगा, कामनेस, कामनेस एंड कंपोजर, कामनेस एंड कंपोजर especially in a difficult situation, especially in a difficult situation। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो क्या है, कामनेस, बिल्कुल शांत रहना, एंड कंपोजर स्पेशली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी विषम परिस्थिति में बिल्कुल समान होना, अपने आप को शांत रखना। ध्यान रखना दोस्तों, साइलेंट नहीं है, पहली चीज कंडीशन ध्यान रखना, साइलेंट नहीं है, कामनेस एंड कंपोजर स्पेशली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ इसका जो समानार्थी अगर अपन देखें तो इसके अन्य सिनोनिम क्या क्या हैं, तो देखिएगा, पहला है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। इसके अलावा ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी
LI ट्रैंक्विलिटी, ये भी इसका सिनोनिम है। प्लैसिडिटी, प्लैसिडिटी, इसके अलावा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, EQUILI, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? सेरेनिटी, सेरेनिटी, इक्विलिब्रियम, सेरेनिटी, प्लैसिडिटी और ट्रैंक्विलिटी, ये इसके क्या सिनोनिम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूट करना, इट मीन्स ट्रैंक्विलिटी, प्लैसिडिटी, इक्विलिब्रियम, समानता दर्शाना, संतुलन दर्शाना, ये क्या कहलाएगा? इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का सिनोनिम है। अब अपने को देखना है यहाँ पर कि समानता होना, संतुलन बनाए रखना। ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ ऐसा मीनिंग किस में मिला हुआ है, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं केयरलेसली। केयरलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, परवाह नहीं करना, ठीक है, नो केयर, ठीक है। जिसको किसी प्रकार की केयर ही नहीं है वो केयरलेस है, लापरवाह है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हुआ, राइट। सेकंड, एक्साइटेडली, एक्साइट होना, उत्सुक होना, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, पेशेंटली, पेशेंट का मतलब क्या होता है? धैर्य रखना, समानता रखना, इक्विलिब्रियम रखना, ट्रैंक्विलिटी रखना, प्लैसिडिटी रखना। समानता जहाँ रखी जाती है, धैर्य जहाँ रखा जाता है। इक्वेनिमिटी का मतलब धैर्य भी होता है दोस्तों, धैर्य रखना, ठीक है, धैर्य, स्वभाव में धैर्य रखना, ये भी इसका क्या है? मीनिंग होता है दोस्तों। और हाफ हार्टेडली, जहाँ हाफ हार्टेडली की बात हो रही है, ये इसका मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि ये तो क्या है? हाफ हार्टेडली है, राइट। असंतुलन की बात हो रही है, जबकि बात करें हम किसकी? समान होना, विषम परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना, अपने आप को संभाले रखना, कि कॉन्शियसनेस में रहना, ये क्या कहलाएगा? पेशेंटली कहलाएगा, राइट। तो आपका सिनोनिम क्या हुआ दोस्तों? इक्वेनिमिटी का सिनोनिम होता है पेशेंटली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है दोस्तों, देखिएगा। द वोल थिंग वॉज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। देखिएगा, यहाँ पर जो बोल्ड लेटर है वो क्या है? फ्यूटाइल है। आपको पूछा गया फ्यूटाइल का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, फिर इसका सिनोनिम पूछा गया है। देखिएगा, फ्यूटाइल का यदि आपको मीनिंग आता है तो आप इजीली बता सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ दिए गए ऑप्शन में आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, और क्लास में अक्सर मैं इस वर्ड को काम में लेता हूँ, फ्यूटाइल, राइट। देखिएगा, फ्यूटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होना, बेकार होना, व्यर्थ होना, या मैं कहूँ बेकार होना, यूजलेस होना, जो किसी काम का नहीं हो उसको क्या कहते हैं? फ्यूटाइल कहते हैं। इसको मैं कहूँ इनकेपेबल ऑफ, इनकेपेबल, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल, एनी यूजफुल रिजल्ट, एनी यूजफुल रिजल्ट। देखिएगा, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, जिसका कोई सार्थक या सफल परिणाम नहीं है, जिसका कोई सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है, फ्यूटाइल, बेकार है, यूजलेस है वो, उसको हम क्या कहते हैं? इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड फ्यूटाइल, राइट। अब इसकी अगर मैं बात कहूँ कि इसके अन्य सिनोनिम और क्या हो सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, इसके सिनोनिम की अगर अपन बात करें तो यहाँ इसके सिनोनिम वैन है, बैरन है, जैसे वैन, बैरन, वैन, बैरन, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव, ये भी इसका वर्डलेस, ये भी इसका सिनोनिम है, वर्डलेस, ठीक है। अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन है उनकी ओर बढ़ते हैं कि आंसर क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? फ्यूटाइल, बेकार, कॉस्टली, और कॉस्टली आप जानते ही हैं, जैसे कोई वस्तु होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, आवश्यकता से अधिक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉस्टली कहते हैं कि ये तो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, ठीक है। और पॉइंटलेस, देखिएगा, पॉइंटलेस होना,
अनुपयुक्त होना, बेकार होना, यूजलेस होना। और यदि मैं कहूँ इंडिसिव, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ अपन बात कर रहे हैं इंडिसिव होना, डावाडोल होना, जिसका कोई संदेह पद होना, जिसको मैं कहूँ डावाडोल स्थिति होना, या जिसकी संदेहप्रद स्थिति है, संदेह वाली स्थिति होना, संदेह वाली स्थिति होना, ये क्या कहलाता है? इंडिसिव कहलाता है। डावाडोल स्थिति है, उसका कोई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई इसका डिटरमाइन नहीं है, कोई वो दृढ़ नहीं है उसका कि क्या करना है। तो यहाँ इंडिसिव, डावाडोल स्थिति होना, संदेह वाली स्थिति होना। सक्सेसफुल आप जानते हैं सफल को कहते हैं, सक्सेस, फ्रूटफुल को कहते हैं। तो यहाँ आपके पास जो राइट ऑप्शन निकल के आएगा, फ्यूटाइल का सिनोनिम होगा पॉइंटलेस। ध्यान रखना दोस्तों, फ्यूटाइल मीन्स एक ऐसी चीज़ या कोई भी वस्तु, कोई कार्य जिसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता हो, जो उपयुक्त नहीं है, वो फ्यूटाइल है। राइट, बंजर है, बैरन है, वैन है, ध्यान रखिएगा, और पॉइंटलेस है। तो यहाँ से द वूल थिंग वॉज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, पॉइंटलेस है, बेकार है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज टू कनिंग। बहुत इजी बात है दोस्तों, अभी क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस में भी ऑप्शन में आया था, कनिंग वर्ड आया था। ध्यान रखिएगा, कनिंग क्या होती है? एक स्किल है, ठीक है, एक स्किल है। कैसी स्किल है? जैसे विट्टी की स्किल है, चतुराई की स्किल है। राइट, तो यहाँ अपन बात करेंगे सबसे पहले कि ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है कि कनिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, तो आप एग्जैक्ट मीनिंग को देखेंगे। कनिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? हैविंग और शोविंग, हैविंग और शोविंग स्किल achieving one's ends by deceit और evasion, by deceit और evasion। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मीनिंग समझ लीजिएगा कि यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कनिंग का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो क्या होता है। कनिंग का एग्जैक्ट मीनिंग है हैविंग और शोविंग स्किल अचीविंग वंस एंड्स बाय डिसीट। किसी को छल करके, किसी के साथ में धोखा करके, और अगर हम अपना कार्य सिद्ध करते हैं, अपना काम निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कनिंग करना कहते हैं। क्लियर? अब आप देखिएगा कि यहाँ पर इसके जो अन्य सिनोनिम हो सकते हैं, वो इसके अन्य सिनोनिम क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये भी अपने को देना हो। तो मैनिपुलेट करना, ध्यान रखिए दोस्तों, पहला क्या है? मैनिपुलेट करना, ये भी इसका सिनोनिम है। विली भी है, विली, या मैं कहूँ आर्टफुल, ये भी इसका सिनोनिम होगा। क्राफ्टी, ठीक है, या यहाँ पर अपन बात करें कि हैविंग और शोविंग जो वंस एंड्स बाय डिसीट, छल के द्वारा कोई अपना कार्य सिद्ध कर रहा है, वो मैनिपुलेट करना, विली करना, आर्टफुल, क्राफ्टी, ये इसके सिनोनिम्स है दोस्तों। अब जो ऑप्शन हमें दिया गया है उन ऑप्शंस में से देखिएगा कि ऐसा मीनिंग कहाँ है। सबसे पहले देखिएगा कैपेबल होना। कैपेबल आप जानते हैं किसी भी कार्य को करने में समर्थ होना कैपेबल कहलाता है। राइट, सक्षम होना, कैपेबल होना, सक्षम होना, तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं हुआ। फिट होना, फिट, ये भी इसका सिनोनिम अपन कहते हैं इट इज़ फिट फॉर इट, ये इसके लिए उपयुक्त है। फिट होना, उपयुक्त होना, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी पे। सी में इंटेलिजेंट, ये भी आप जानते हैं बुद्धि में होशियार होना, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन, डॉजी। क्या ऑप्शन बचता है दोस्तों? डॉजी ऑप्शन बचता है। और डॉजी शब्द का मीनिंग भी क्या होगा दोस्तों? कनिंग करना, चतुराई दिखाना, छल कपट से फायदा करना, क्या कहलाता है? डॉजी। तो ये आपका क्या हुआ? राइट आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी
यहाँ देखिएगा जो वर्ड हमें पूछा गया है, चूज सिनोनिम पूछा गया है, और किसका सिनोनिम पूछा गया है? क्रूशियल का। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? क्रूशियल वर्ड को देखना होगा कि क्रूशियल वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। तो देखिएगा क्रूशियल का जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्रिटिकल, critically especially in the success or failure in the success or failure, especially success or failure of something, failure of something that is called crucial. Critically especially in the success or failure of something is called crucial. अब ध्यान रखिएगा, इसके अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो दोस्तों इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? जैसे डिसाइडिंग, क्या हो सकते हैं? पहला है डिसाइडिंग, डिटरमाइनिंग, डिसाइडिंग, डिटरमाइनिंग, पैरामाउंट। इसके अलावा हम यहाँ कह सकते हैं इसको एजिटेशन, ये भी इसका सिनोनिम है। एजिटेशन ये भी इसका सिनोनिम होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें क्रूड, इसके अलावा रफ भी इसका होता है, ये भी इसका सिनोनिम है। अब देखिएगा अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मोमेंटस। और मोमेंटस जो वर्ड है दोस्तों इसका अर्थ है इम्पोर्टेंट होना। क्या होना? इम्पोर्टेंट होना दोस्तों, इम्पोर्टेंट होना, महत्वपूर्ण होना। नेचुरल आप जानते हैं स्वाभाविक सी बात होती है, प्राकृतिक होना, स्वाभाविक होना, राइट। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जो प्रारंभिक होता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि कोई सिंपल होता है उसको भी प्रिमिटिव कहते हैं, सिंपल होना। इनेप्ट आप जानते हैं दोस्तों, क्रूड होना, रफ होना, पैरामाउंट होना, ये इसका सिनोनिम है। तो देखिएगा मोमेंटस, नेचुरल, प्रिमिटिव ये इसके सिनोनिम नहीं होंगे। इनेप्ट यहाँ पर क्रूशियल का एग्जैक्ट सिनोनिम होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिएगा, द मीडिया वेंट इनटू फ्रेंजी अबाउट द केस। या फ्रेंजी वर्ड की बात की गई है कि फ्रेंजी क्या है, तो जिसको समझ लीजिएगा। ए स्टेट और पीरियड, ए स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड excitement or wild behavior ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ बहुत इजी बात मैं आपको बता रहा हूँ। Lexico.com से फ्रेंजी का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मीनिंग क्या है? ए स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और विल्ड बिहेवियर। जब हम कोई कार्य करते हुए इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, इट मीन्स मैं कहूँ माइंड ब्लोविंग हो जाते हैं, सुध बुध खो देते हैं, भूल जाते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग देयर, हम क्या कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं, उसको कहते हैं इनटू ए फ्रेंजी हो जाना। सेम इसके अन्य अगर मैं बात करूँ कि इसके वर्ड क्या होंगे, इसे मैनिया हो जाना, राइट। क्या होगा? मैनिया। ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका सिनोनिम है मैनिया, या मैं कहूँ डेलीरियम। इसके अलावा अगर बात करें तो इंसैनिटी भी होता है, इंसैनिटी हो जाना, या मैं कहूँ एजिटेशन, ये भी इसका सिनोनिम है। इसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका राइट ऑप्शन होगा। पहले बात करते हैं फ्रेंजी में। देखिएगा, साइलेंट हो जाना, चुपचाप हो जाना, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्रिएटिव होना, सृजनात्मक होना। बरसेक, ध्यान रखना दोस्तों, बरसेक होना, आपे से बाहर हो जाना,
ध्यान रखना दोस्तों, बरसेक का अर्थ होता है आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, या मैं कहूँ आपा खो देना, अपना संतुलन ही खो देना, आपे से बाहर हो जाना। और रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? बरसेक आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार अपन बोलते हैं पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति क्या होता है कि आप वह बोलते बोलते आपे से बाहर हो गया, पढ़ाते पढ़ाते उसने ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि वो आपे से बाहर हो गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बरसेक जो है वो अपना संतुलन खो देना। इट मीन्स मैं ये कहूँ कि जब कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है, माइंड ब्लोविंग हो जाता है, उसको हम कहते हैं बरसेक। क्या कहेंगे? बरसेक, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्या कह रहा है? देखिएगा, ही हैज़ बीन यर्निंग टू गो होम। यहाँ पर यर्निंग क्या है दोस्तों? इच्छा होना, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना किसी काम को करने की, वो कहलाता है यर्निंग। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि यर्निंग क्या होगा, तो देखिएगा ए फीलिंग ऑफ intense longing for something, किसी भी चीज के प्रति जब हम बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर करते हैं, वो हमारा होता है यर्निंग होना, तीव्र इच्छा होना। क्या कहेंगे इसको? तीव्र इच्छा होना, बहुत ज़्यादा इच्छा होना। मैं कहूँ कि फैंसी होना, लस्ट होना। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको सिनोनिम के रूप में क्या कह सकते हैं हम? किसी चीज़ की लस्ट होना, या मैं कहूँ फैंसी होना, ठीक है, लस्ट होना, फैंसी होना, ईगरनेस होना, ईगरनेस ये भी इसी में आएगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर विश, ठीक है, किसी चीज़ की विश होना, ये भी क्या है? यर्निंग है। अब आपको देखना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग आप जानते हैं, किसी चीज़ को डिक्लाइन कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं डिमांडिंग, किसी चीज़ की डिमांड करना, मांग करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखो बेगिंग करना, बेगिंग करना, निवेदन करना किसी चीज़ के लिए, तो बेगिंग। अब आपको लगेगा कि सर तीव्र इच्छा होना, किसी काम की इच्छा है तो वो यर्निंग है, तो बेगिंग भी तो है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज स्किल की बात करेंगे, वोकेब की बात करेंगे, तो यहाँ बेगिंग आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैंकरिंग होना। हैंकरिंग होना, किसी चीज़ की बहुत इच्छा होना, एक दिली तमन्ना होना, ठीक है, वो कहलाता है हैंकरिंग। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हैंकरिंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों? देखिएगा, पहले इसके डायरेक्शंस को पढ़ लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज ए सेंटेंस विद ए मिसिंग प्रेपोजिशन। देखिए क्या दिया हुआ है, मिसिंग प्रेपोजिशन। हमें क्या छांटनी है दोस्तों? प्रेपोजिशन छांटनी है। मिसिंग प्रेपोजिशन, सिलेक्ट द करंट प्रेपोजिशन, करेक्ट प्रेपोजिशन from the given option and mark your response on your answer sheet accordingly। यहाँ करंट नहीं है दोस्तों, करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। Simulations of the 20th century by climate models that exclude the observed increase greenhouse gases। देखिएगा, increase greenhouse gases fail to simulate the increase in temperature over the second half of the 20th century। ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। क्या आंसर है? देखिए यहां पर पढ़िएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या आंसर है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपका यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? इंक्रीज के साथ में इंक्रीज इन का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, इंक्रीज इन आंसर दिया हुआ दोस्तों। आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो आपका ये आंसर इजीली आपको मिल जाता। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश में 90% आंसर तो दिया हुआ आता है, 10% हमें फाइंड आउट करना है। आपको कितना लर्न रखना है दोस्तों? सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना था कि ऑब्जर्व इंक्रीज ग्रीन हाउस, इंक्रीज के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग
किया जाता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इन प्रेपोजिशन आएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रेन कैन बी पुट टू वर्क अ यंग एज। देखिएगा, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज, जो पुअर सोसाइटीज हैं, ऐसे समाज जिनमें गरीबी है या जिनमें आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ही कमज़ोर है, जो गरीब लोग हैं, चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क, वहाँ लोगों को काम करना पड़ता है, अर्थात बच्चों को काम करना पड़ता है। योर एज, सॉरी यंग एज, कौन सी एज में, यंग एज में ही, युवावस्था में ही उनको काम पे जाना पड़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी अवस्था की बात की जा रही हो तो वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एट द एज, एट यंग एज, एट ओल्ड एज। तो ध्यान रखिएगा, एज की बात कर रहा है, वर्क यहां पर एट यंग एज। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर क्या होगा, प्रेपोजिशन क्या होगी, एट, एट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, पीपल हु आर आवर्स हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। लोग जो आर एवर्स करते हैं, जो क्या करते हैं, घृणा करते हैं, जो हेट करते हैं, जो नफरत करते हैं, जो लाइक नहीं करते, जो डिसलाइक करते हैं। एवर्स, डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना, नफरत करना, एवर्स कहलाता है। और यदि एवर्स के साथ अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एवर्स के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। आवर्स टू, क्या होगा, एवर्स टू, अर्थात किसी से घृणा, नफरत, ध्यान रखिएगा, घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना, नापसंद अर्थात पसंद नहीं करना। पीपल हु आर आवर्स हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, लोग जो कठिन मेहनत से घृणा करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नफरत करते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी संडे के पेपर में भी यही स्ट्रेटजी है कि जो लोग, वो स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क से आवर्स टू हैं, वो नेवर गेट सक्सेस, वो कभी सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, आई हैव नोन हर ए लॉन्ग टाइम। यहां देखिएगा, ए लॉन्ग टाइम, प्रेपोजिशन ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, टाइम एडवर्ब, टाइम को करने वाली प्रेपोजिशन क्या है, ए लॉन्ग टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। क्या दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेपोजिशन होती है फॉर, और पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया दोस्तों आपसे, आई हैव नोन हर ए लॉन्ग टाइम। ए लॉन्ग टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या है, आई एक्सेप्टेड द ऑफर। बहुत इजी वर्ड है दोस्तों, आई एक्सेप्टेड द ऑफर सर्टेन कंडीशंस। ध्यान रखिएगा, आई एक्सेप्टेड द ऑफर, मैंने ऑफर को स्वीकार कर लिया है, ये नाउन है, ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्बल रूप नहीं है। आई एक्सेप्टेड द ऑफर सर्टेन कंडीशन, इन सर्टेन कंडीशंस, किन कंडीशंस में, निम्न शर्तों में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सर्टेन के साथ में इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑफर इन सर्टेन कंडीशंस, कंडीशंस को बात करेंगे तो इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं दोस्तों, सी इज ए वुमन हम्बल ओरिजिन। वो एक ऐसी महिला है जो हम्बल ओरिजिन है। अब हम्बल ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि जिसका जन्म है या जो किस
प्रकार की महिला है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की है, विनम्र प्रवृत्ति की है, राइट, हम्बल है वो। तो सी इज ए वुमन ऑफ डबल ऑफ तो आएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर कि हम्बल ऑफ, हम्बल फ्रॉम, हम्बल विद इन एक टाइम पीरियड के लिए आता है, फ्रॉम से अलग होना, सेपरेट होने के लिए आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, हम्बल के लिए क्या होगा यहाँ पर, वुमन ऑफ हम्बल ओरिजिन। क्लियर, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, देयर इज नो क्योर द कॉमन कॉल्ड। अब देखिएगा, एक तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केयर ऑफ, किसी चीज की परवाह करना, और क्योर की बात की गई है यहाँ पर, और क्योर के साथ में किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। क्योर फॉर, इलाज करना। देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, आम जुकाम के लिए कोई क्योर ऑफर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सामान्य बात है। तो यहाँ क्योर के साथ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना दोस्तों कि केयर के साथ ऑफ, परवाह करना, क्योर फॉर, ये दो प्रेपोजिशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, केयर ऑफ, क्योर फॉर। क्योर के साथ में क्या होगा, फॉर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, आई रेन जॉन यस्टरडे एंड इट वॉज प्लीजेंट सरप्राइज। अब देखिएगा, आई रेन जॉन यस्टरडे, मैं दौड़ा जॉन और जॉन से कल, एंड इट वॉज प्लीजेंट सरप्राइज, और बहुत ही अचानक से हमारी मुलाकात होगी। तो सडनली अगर मीटिंग होती है तो रैन इनटू होता है, सडनली मीटिंग होती है, सडनली मीटिंग होना, सडनली मीटिंग के लिए रेन के साथ इनटू का प्रयोग होता है। फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, तो रेन इनटू, सडनली कोई मीटिंग होती है उसके लिए रेन इनटू का प्रयोग किया जाता है। आई रेन इनटू जॉन यस्टरडे एंड इट वाज प्लीजेंट सरप्राइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, माई ग्रैंड मदर एंजॉयड बॉटिंग द लवली लेक। बॉटिंग, देखिए दोस्तों, मेरी ग्रैंड मदर ने क्या किया, एंजॉय किया किस चीज़ का, बोटिंग का। कहाँ पर, दी लवली लेक, तो इन द लवली लेक, कहाँ पर, इन लवली लेक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ प्रेपोजिशन कह रहा है बोटिंग की, नाव में गई, नाव में सवारी की उन्होंने, राइट, नाव में यात्रा की है, नाव में घूमी है। तो कहाँ पर, यहाँ बात करें किसकी, द लवली लेक, एक बहुत ही प्यारी झील है, उस झील के अंदर उन्होंने क्या किया है, बोटिंग की है। तो बोटिंग कहाँ की, झील में बोटिंग की है ना, इसलिए यहाँ पर इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, राइट। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, इन प्रेपोजिशन, यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, देखिए दोस्तों, ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम देयर सफरिंग एंड पोवर्टी। ही विजिट्स द नीडी, और वह मिलता है नीडी से, जरूरतमंद से, टू रिलीव देम, और उनको रिलीव करता है, उनको सहानुभूति देता है, सांत्वना देता है। देम ब्लैंक्स देयर सफरिंग, उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। एंड पोवर्टी, और गरीबी से, वो उनसे मिलता है और उनको उनकी गरीबी से, किसी अन्य चीज़ से क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। तो किसी भी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से अलग करना क्या कहलाता है, फ्रॉम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, फ्रॉम। रिलीव देम फ्रॉम देयर सफरिंग एंड पोवर्टी, किसी चीज़ से अलग होना, किसी से अलग करना, यहाँ पर फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम फ्रॉम देयर सफरिंग एंड पुअर्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं 10 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस थे हमारे प्रेपोजिशन के। उससे फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो थे वो हमारे सिनोनिम के थे, और अब अगले 31 to 40 जो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हमारे एंटोनिम से क्वेश्चंस है, राइट। अब हम एंटोनिम की बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सेंटेंस पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या दे रहा है, ही नॉडिड, उसने गर्दन हिलाई। नॉडिड करना, गर्दन हिलाना, हाँ भरना। किसी बात को, जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप हाँ कर रहे हैं, नॉडिड कर रहे हैं कि आर यू गेटिंग मी, आपको ये बात समझ में आ रही है, तो आपने कहा यस सर, ओके, आपने ओनली फॉर क्या किया, गर्दन हिलाई है। तो नॉडिड वर्ब है। एब्सेंटली,
अब यहां ध्यान रखना दोस्तों, एब्सेंट वर्ड का जनरली आप मीनिंग क्या लेंगे, अनुपस्थित होना। इट मीन्स मैं ये कहूं कि वो वहां फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, थ्रू आउट पूरी मीटिंग के अंदर उसने क्या किया है, एब्सेंटली बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए हुए उसने क्या किया है, गर्दन हिलाई है। अब यहां पर सबसे पहले आप कहें कि एब्सेंटली जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है एग्जैक्टली वो क्या है, मैं कहूं अनअवेयरली। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह सकते हैं, अनअवेयर। अनअवेयर यानी बिना किसी जागरूकता के, बिना किसी ध्यान दिए हुए। वेजली स्पष्ट रूप से, वेजली, ठीक है, या मैं कहूं केयरलेस। क्या कह सकते हैं, केयरलेस, केयरलेसली या केयरलेस, केयरलेस, लापरवाह होते बिना ध्यान दिए हुए उसने क्या किया है, गर्दन हिलाई है। अब आप ध्यान दीजिएगा, एब्सेंटली का मतलब है कि बिना ध्यान दिए हुए, बिना ध्यान दिए, या मैं कहूं कि कोई सतर्क न होना, सतर्क न होना, जागरूक न होना। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ हिंदी भाषा इसलिए बता रहा हूँ, हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हिंदी वर्ड से सीखते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो जनरली क्या करेंगे, सतर्क न होना, जागरूक न रहना, ठीक है, एक्टिव न रहना, क्या कहलाता है, एब्सेंटली, ठीक है। अनअवेयर जागरूक न होना, वेजली अस्पष्ट, केयरलेस लापरवाह होना, केयरलेस लापरवाह। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां अगर मैं बात करूं कि एब्सेंटली जो वर्ड है इसके समानार्थी सिनोनिम तो कौन है, अनअवेयर, वेजली, केयरलेस। बात किसकी की जाएगी, एंटोनिम पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछा, देखो एंटोनिम, विपरीत अर्थ पूछा है, तो एंटोनिम देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैपेबली। कैपेबली का अर्थ होता है सक्षम होना, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, अलर्ट, सतर्क होना हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अलर्ट होना, सतर्क होना, सावधान होना, ठीक है, सतर्क होना, सावधान होना। एजिटेटेडली, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, एजिटेट होना। और ड्रीमिली, ड्रीमिली इट मीन्स जब हम किसी चीज प्रकार से नींद में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रीमिली वर्ड को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ड्रीमिली, ड्रीमिली नींद में होना। अब आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, अलर्टली, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अलर्टली के सिनोनिम और क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके देखिएगा, कॉन्शियसनेस होना, कॉन्शियस होना, किसी प्रकार से जागरूक होना, अटेंटिव होना, कॉन्शियस, अटेंटिव, या मैं ये कहूँ कि किसी भी प्रकार से हेडफुल होना, हेडफुल भी कह सकते हैं दोस्तों, हेडफुल ये भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, कॉन्शियस, अटेंटिव, हेडफुल, सतर्क होना, सावधान रहना, अनअवेयर, वेजली, केयरलेस, ये एब्सेंटली के सिनोनिम हैं और इनके एंटोनिम है कॉन्शियस, अटेंटिव, हेडफुल। क्लियर बात है आपको दोस्तों। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया अलर्ट होना, एक्टिव होना। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ मैं इसको एक्टिव भी कह सकता हूँ और यहाँ ये क्या है, पैसिव है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, आई फुली बिलीव, मुझे पूर्णतः विश्वास है, दैट द कॉर्नर स्टोन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना अच्छा वर्ड आया, देखो कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसको कॉर्नर स्टोन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो होती है उसको कॉर्नर स्टोन कहते हैं। ऑफ गुड पॉलिसी इज इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट वोट बेस, इलेक्टोरेट करना, वोटिंग करना, दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इश्यूज।
अब देखिएगा यहाँ पर जो कंडीशन डाली गई एजुकेटेड की, ये क्या कहना चाह रहा है, आई फुली बिलीव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पॉलिसी में, इज एन इलेक्टोरेट, जो चुनी जाएंगी, जिनको चयन किया जाएगा, दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशू, वो राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजुकेटेड है अर्थात उनको क्या किया गया है, इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, उनका ध्यान रखा गया है, अटेंटिव किया गया, उनको ध्यान रखा गया उन चीज़ों का, ठीक है। जबकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंटोनिम। अब देखिएगा, जब किसी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, उसका अपोजिट क्या होगा। जब हम किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं तो देखिएगा, सिरेबल, एनलाइटन, इग्नोरेंट और इरुडाइट। तो यहाँ पर देखिएगा, जो चीज़ अटेंटिव, जो महत्वपूर्ण है, उसका अपोजिट होता है इग्नोरेंट करना। ध्यान रखना दोस्तों, नज़रअंदाज करना, इग्नोरेंट करना, एजुकेट करना, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो गया, एजुकेट का यहाँ मीनिंग पढ़ाई से नहीं है दोस्तों, ध्यान रखने से है। ध्यान रखना, अमल में लाना, अमल में लाना, या मैं कहूँ विचार करना, विचार करना। और इसके अपोजिट की कैसे पता चला दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट यहाँ से पता चलेगा आपको कि बहुत अच्छे वर्ड्स यहाँ यूज़ किए गए। एजुकेटेड का सामान्य आप ये कहेंगे कि लिटरेट हो जाना, दोस्तों लिटरेट नहीं है यहाँ पर, लिटरली से मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ इसका जो मीनिंग आ रहा है एजुकेटेड, इसका जो मीनिंग है वो है किसी चीज़ की महत्वपूर्णता होना, महत्व होना, इम्पोर्टेंट होना, या मैं कहूँ अटेंशन रखना, ध्यान देना। इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोर कर देना। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और इग्नोर कर रहा हूँ, राइट। तो इग्नोर अपोजिट हो गया, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, इग्नोर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग ए डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट एनफ। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजन, महत्वपूर्ण मेडिकल डिसीजंस के लिए, चिकित्सा निर्णयों के लिए, इवन फाइंडिंग ए डॉक्टर, यद्यपि एक डॉक्टर आपको मिल जाए, ट्रस्ट, डॉक्टर यू ट्रस्ट, जिस पे तुम विश्वास हो, इज नॉट एनफ, तो वह पर्याप्त नहीं है। चिकित्सीय निर्णयों के लिए अगर कोई डॉक्टर, विश्वसनीय डॉक्टर मिल जाए, उस पर विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ देखिएगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक, जो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों के लिए अपन ने इंपॉर्टेंट वर्ड काम में लिया है। तो दोस्तों इसका जो सामान्य दूसरे मीनिंग निकल के आए तो मैं कहूँ सिग्निफिकेंट। क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट, ये भी इसका सिनोनिम है दोस्तों, एंटोनिम नहीं, सिनोनिम है सिग्निफिकेंट। क्रूशियल भी होता है ये, क्रूशियल, ये भी इसका सिनोनिम है दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंटोनिम, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट होना, महत्वपूर्ण होना, इसका अपोजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ये तो इसका सिनोनिम है, ये तो इसका क्या हुआ दोस्तों, सिनोनिम है। इसके बाद देखो बेसिक, आधारभूत, ये इसका आंसर नहीं होगा। प्रोबेबल, संभव के लिए आता है। तो आपका ट्रिवियल, आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों, ट्रिवियल आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। और ट्रिवियल का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए, और इसका अपोजिट क्या हो गया, तुच्छ चीज़ों के लिए। किसके लिए, तुच्छ चीज़ों के लिए, जिसको मैं कहूँ पेटी, क्या कह सकते हैं, पेटी वर्ड भी काम में लेते हैं। इसके अलावा फूटलिंग, क्या वर्ड है, फूटलिंग, ठीक है, फूटलिंग है, पिडलिंग है, फिडलिंग, पिडलिंग, फिडलिंग, पिडलिंग, फिडलिंग, फूडलिंग, ठीक है, निगलिंग, निगलिंग, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, सिनोनिम है। जबकि इम्पोर्टेंट का अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो आपका एंटोनिम राइट आंसर क्या है, ट्रिवियल। अर्थात इम्पोर्टेंट का इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना दोस्तों, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो आपका आंसर ऑप्शन में से क्या होगा, ट्रिवियल होना, तुच्छ होना, मामूली होना, बहुत ही नगण्य होना, ट्रिवियल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट। प्लैनेट क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब वो राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इनसाइड करते हैं, मोशन करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं मूव की बात करता हूँ कि मूव के साथ आने वाले जो इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे। यहाँ मूव का अर्थ सामान्य अपन कहते हैं गति करना दोस्तों, क्या कहेंगे, गति करना। और इसमें क्या होगा, इंसाइट होना, देखो इंसाइट मोशन, ठीक है, इंसाइट मोशन, या मैं कहूँ प्रपोजल, गेस्टिकुलेट, प्रपोजल, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करें गेस्टिकुलेट, गेस्टिकुलेट ये भी क्या है, मुंह का सिनोनिम है, ठीक है। स्टैंड, स्टैंड, शिल्ली शैली, शिल्ली शैली, ठीक है। क्यूबिकल, क्यूबिकल। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इन वर्ड्स को आप देखिएगा कि कौन से वर्ड हैं जो इसको मैच कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इंसाइट, मोशन, प्रपोजल, गेस्टिकुलेट, ये जो वर्ड्स है दोस्तों, ये तो क्या है, मुंह के सिनोनिम है। क्या है दोस्तों, सिनोनिम है। जबकि स्टैंड, सिल्ली, शैली और क्यूबिकल ये क्या है, एंटोनिम है। क्या है, एंटोनिम। अब आप यहाँ आ जाइएगा, मुंह का मतलब गति करना, तो देखिएगा पुश, धकेलना, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। रोटेट करना, रोटेट घूर्णन करना होता है, ठीक है। यहाँ हम कहें कि मुंह का रोटेट, ये तो इसका सिनोनिम हो रहा है ना दोस्तों। स्टॉल हो जाना, एक जगह स्थायी हो जाना, स्थिर हो जाना, स्टैंड हो जाना। फ्लो, बहना, गति करना, ये तो मूवमेंट का ये सिनोनिम में आ रहा है। तो दोस्तों ये तो सिनोनिम में आ रहा है, ये आपका यहाँ एंटोनिम है। तो मुंह का एंटोनिम हुआ आपका स्टॉल। मुंह के सिनोनिम है इंसाइट, मोशन, प्रपोजल, गेस्टिकुलेट, फ्लो, रोटेट, ये तो इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम की बात करें तो स्टॉल इसका क्या है, एंटोनिम है, स्टैंड है, या शिल्ली शैली है, या क्यूबिकल है। क्लियर, ये इसके एंटोनिम हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, देखिएगा, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ internal energy of an object and is frequently expressed by physicists in units of Kelvin। देखिएगा, एक्सप्रेस कर देना, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, शो करना, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना। क्या करना, देखो एक्सप्रेस करना, अर्थात मैं कहूँ किसी चीज़ को शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, उसका डेमोन्स्ट्रेट करना, या मैं कहूँ एग्जिबिट करना। क्या होगा, एग्जिबिट करना, एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी लगाना, प्रेजेंटेशन करना। एक्सप्रेस करना, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड, जिसको फ्रीक्वेंटली हाल ही में एक्सप्रेस किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, उसका प्रेजेंटेशन किया गया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, राइट। तो ये तो क्या हुई है दोस्तों, सिनोनिम है, ये सभी क्या है, सिनोनिम है। अब आपसे पूछा गया एंटोनिम, तो देखिएगा, फाउंड, टोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसील्ड। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो होता है किसी चीज़ को एग्री कर लेना, एक होता है कंसील्ड कर देना, अपोजिट। तो देखिएगा, एक्सप्रेस करना, अपनी बात को किसी के सामने रखना और उसको कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना, हाइड करना, हाइड करना, उसको कवर कर लेना, ये इसके सिनोनिम हो गए, कंसील्ड, हाइड, कवर। और एक्सप्रेस का एंटोनिम हो गया कैंसिल्ड। क्लियर, कैंसिल्ड, हाइड, कवर, छुपाना, प्रदर्शन करना नहीं, छुपाना। एक्सप्रेस करना, प्रदर्शन करना, दिखावा करना, जबकि इसका उल्टा क्या होगा, छुपा लेना, ठीक है, दिखाई नहीं देना। तो इसको कैंसिल्ड भी कहते हैं, हाइड भी कहते हैं, कवर भी कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा, देखिएगा, पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पीपल आर्ग्यू, अभी वर्ड आया था डिबेट, ठीक है, और डिबेट का क्या था, आर्ग्यूमेंट करना। तो यहाँ देखिएगा, पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर
वीनस इतना वार्मर क्यों है, और वार्मर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन में आपको कंपैरेटिव फॉर्म वाला ऑप्शन चूज करना है और बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या है दोस्तों, वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। वीनस क्या है, बहुत ही वार्मर है, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। तो ऑप्शन पे आएगा फ्रेंडलियर, मित्रवत होना, कोल्डर, वार्म कोल्ड, विल्डर, हैवियर। तो वार्म का अपोजिट होता है कोल्ड, वार्म इज गर्म होना, कोल्ड मीन्स ठंडा होना, ठंडा गर्म एक दूसरे का अपोजिट है, एंटोनिम है। बिल्कुल इजी बात है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा बहुत इजी बात कर रहा है। यहाँ देखिएगा, साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड, जो वैज्ञानिक हैं वो कंसर्न्ड हैं, चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इम्प्लीकेटेड कर रहे हैं वो, whether the ocean and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do। सबसे पहले बात करते हैं अपन दोस्तों, साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड। कंसर्न का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा दोस्तों, वरिड। क्या है दोस्तों, वरिड, चिंतित होना, या मैं कहूँ इंटरेस्टेड होना, इंटरेस्टेड, इम्प्लीकेटेड होना। ठीक है, तो ये तो क्या है दोस्तों, इसके सिनोनिम है, कंसर्न के सिनोनिम है कि वो चिंतित है, वो इसमें रुचि ले रहे हैं, वो इसके ऊपर इम्प्लीकेट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ बात करते हैं जो ऑप्शन दिए गए, देखो ये तो कंसर्न का क्या है, सिनोनिम में चला जाएगा, राइट। अब बात करते हैं इनडिफरेंट, डिफरेंट, इनडिफरेंट। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर मैं कहूं डिफरेंट, डिफरेंट, और इसका अपोजिट हुआ इनडिफरेंट। क्यूरियस, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। पजल, पहले आप जानते हैं दोस्तों, तो ये तो इसके आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या हो गया, इनडिफरेंट। बिल्कुल इजी वर्ड है दोस्तों, बहुत बार आपने इसको प्रैक्टिस पेपर में भी सोल्व किया है, और हमने आपको जो प्रैक्टिस पेपर सोल्व करवाए थे उनमें भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देखिएगा दोस्तों, द बिगेस्ट डिबेट। अभी जस्ट जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, डिबेट करना, आर्ग्यू करना, राइट। तो देखिएगा द बिगेस्ट डिबेट, सबसे बड़ी जो डिबेट है, सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, देखिए, द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। तो यहां पर देखिए, ये तो फ्रेजल वर्ब है, आइडोमिक वर्ड है, क्लाउड फीडबैक होना। और यहाँ डिबेट जो वर्ड है दोस्तों, इसका आपको मीनिंग लेना है। डिबेट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यू करना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर विचार विमर्श करना, आर्ग्यू करना, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। डिबेट मीन्स आर्ग्यूमेंट करना। अब आप देखिएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके बारे में सही बैठेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले कंटेंट जो वर्ड है दोस्तों, ये भी क्या है, डिबेट करना है। कंटेंट भी क्या है, एक डिबेट है। और म्यूट जो है ये भी एक डिबेट है, और रेंगल जो है ये भी एक डिबेट है, और एग्रीमेंट, आर्ग्यू एग्रीमेंट होता है, ये तो सिनोनिम है उसका, तो ये तो आंसर नहीं है। अब आप ये देखेंगे कि सबसे पहले रेंगलर क्या है, ये तो एंग्रली, बहुत ही गुस्से में बहस जब की जाती है, ठीक है, गुस्से में बहस करना, गुस्से में बहस करना रेंगलिंग कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वर्ड है म्यूट। म्यूट क्या होता है, कानूनी छात्रों का संगठन, छात्रों का दल भी होता है। और कानूनी बहस जो होती है, कानूनी बहस, उसको कहते हैं म्यूट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कंटेंट। तो कंटेंट जो वर्ड है, इसका मतलब हो गया विचार विमर्श करना। अब आपसे पूछा गया कि दोस्तों इसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले डिबेट क्या है, आर्ग्यू करना, वाद विवाद करना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, एग्री होना। क्या होगा, एग्री होना, सहमत होना, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर तो क्या हो गया दोस्तों, एग्रीमेंट, अर्थात सहमत होना। और डिबेट का मतलब असहमत, वाद विवाद होना, सहमत हो जाना।
कंटेंट जो वर्ड है ये भी बहस के लिए आता है, डिबेट के लिए आता है, बहस करना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये भी बहस करने के लिए होता है, विचार विमर्श करना। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो वर्ड निकल के आया कंटेंट, म्यूट, रेंगलर, रेंगल और एग्रीमेंट। तो डिबेट का अर्थ आर्ग्यू करना, बहस करना, राइट। तो ये तो इसके कंटेंट, म्यूट, रेंगल ये तो इसके सिनोनिम है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है दोस्तों। एंग्रीली जो डिस्कशन होता है ये सिर्फ डिस्कशन है, कंटेंट तो सिर्फ क्या है, ओनली डिस्कशन है, सिर्फ एक विचार विमर्श है। जबकि आप देखेंगे कि जो म्यूट है वो लीगल डिस्कशन है, लीगल डिस्कशन है, और आपके रेंगल जो है ये एंग्रीली डिस्कशन है, एंग्रीली डिस्कशन, ये एंग्रीली डिस्कशन है। और एग्रीमेंट है ये आपका पॉजिटिव एग्रीमेंट है, सहमत हो जाना, किसी बात के ऊपर सहमति दर्शाना, एग्रीमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एग्रीमेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा देखिए, द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज conventionally defined as the equilibrium temperature increase caused by a doubling of carbon dioxide। ध्यान रखिए दोस्तों, देखिएगा इक्विलिब्रियम, इक्वेंट्रियम वर्ड आया था जिसका सिनोनिम पूछा गया था, और वहाँ इक्विलिब्रियम देखिए एक पेपर में आपको दिया हुआ आ रहा है दोस्तों। यदि आपको वोकेब के ऊपर आपकी पकड़ है, यदि आपने ईमानदारी से, यदि आपने दिल से मेहनत की है दोस्तों, अगर दिल से आप मेहनत करेंगे तो नेचुरल आप सक्सेस ले पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी तैयारी करते समय, प्रेपरेशन करते समय अपने आप के साथ यदि आप उसमें लापरवाही बरतें तो अपने आप के साथ धोखा करते हैं दोस्तों। इसलिए कभी भी प्रेपरेशन करते समय कभी भी आप अपने आप को अन्य कार्यों में लिप्त ना करें। देखिएगा, द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब होता क्या है दोस्तों, रेस्पॉन्सिव होना, संवेदना होना। इसके समानार्थी शब्दों की मैं बात करूं तो रेस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्सिव होना, ठीक है, रिएक्टिव होना, रेस्पॉन्सिव होना, रिएक्टिव होना, ये इसके क्या है, सिनोनिम है दोस्तों। या मैं कहूं कि टेंडर होना, टेंडर होना ये भी इसका सिनोनिम है। मीडियम होना, मीडियम ये भी सिनोनिम है। अब बात करते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। सेंसिटिव संवेदना के लिए आता है, संवेदनशील के लिए आता है, एक्टिवनेस के लिए आता है। इम्परवियसनेस, इम्परवियसनेस, विलिंगनेस, विलिंग इच्छा होना, रेस्पॉन्सिवनेस ये तो इसका समानार्थी सिनोनिम आ रहा है दोस्तों, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्लोजनेस घनिष्ठा होना ये भी नहीं होगा। इम्परवियसनेस इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सेंसिटिव होना अर्थात इम्प्रीवियस होना, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, यानी कि इम्प्रीवियसनेस होना, इतना कठोर होना कि उसके अंदर कोई चीज़ जा नहीं सकती हो, इतना कठोर होना, दूसरी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता हो, नो इफेक्ट, कोई चीज़ किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना, किसी भी चीज़ से प्रभावित न होना, प्रभावित न होना, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित न होना, किसी भी चीज़ से प्रभावित न होना क्या कहलाएगा, इम्परवियसनेस। अब इसके समानार्थ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके सिनोनिम क्या होंगे, हीडलेस, क्या होगा, हीडलेस, या मैं कहूं अनमूव्ड बाई, अनमूव्ड, अनमूव्ड बाई, प्रूफ अगेंस्ट, प्रूफ अगेंस्ट, इम्पेनेट्रेट, इम्पेनेट्रेट ये भी इसका क्या है, इम्पेनेट्रेबल, 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 इम्पेनेट्रेबल जिसके आर पार कोई चीज़ जा नहीं सकती हो, जो वाटर प्रूफ है। क्या है दोस्तों, वाटर प्रूफ बोलते हैं ना, वाटर प्रूफ। तो इम्परवियसनेस का मतलब वाटर प्रूफ, जिसके अंदर कोई, वो किसी चीज़ से प्रभावित हो ही नहीं सकता, उसका किसी चीज़ का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही नहीं, वो क्या है, सेंसिटिवनेस तो क्या है, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाने वाला, संवेदनशील होना, यानी ये तो क्या है,
प्रभावित होता है, प्रभावित होना, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इम्प्रीवियसनेस किसी चीज़ से प्रभावित होता ही नहीं है, उस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है हमारा इम्परवियसनेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या देखिए दोस्तों, द ओशियन कैरी अ ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, राइट, और अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड्स। ह्यूज इट मीन्स एक्सेस, अधिकता होना, मोर किसी चीज से ज्यादा होना, एक्सटेंसिव होना। अब यहां देखिएगा मेजर भी इसका होता है दोस्तों, सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो सिग्निफिकेंट इसका एंटोनिम नहीं है, मेजर इसका सिनोनिम है। टाइनी, डोरमेंट, तो टाइनी इसका मतलब होता है छोटा सा, टाइनी, स्मॉल, शॉर्ट, ये यहाँ पर इसका एंटोनिम हो गया दोस्तों। ह्यूज का एंटोनिम होता है टाइनी। क्या होगा? टाइनी होना, स्मॉल होना, शॉर्ट होना, ये इसका यहाँ पर क्या होगा, सिनोनिम नहीं है, ये इसके सिनोनिम हो गए टाइनी के, और ह्यूज के हो गए एंटोनिम। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस पेपर में आपने अभी जो क्वेश्चन किया 31 to 40, 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ये 10 क्वेश्चंस क्या थे हमारे, एंटोनिम से संबंधित। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या देखिए, PQRS इट मींस अरेंज द सेंटेंस एंड मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। जो फ्रेजेस है सेंटेंस के, उनको मैच करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। देखिए सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस कैसे बनानी है। सेंटेंस नंबर 41 में क्या करा देखो, सेवरल ईयर्स एगो course on climate change at Texas A&M University. Professor Andrew Dessler created an introductory for freshmen and sophomores. यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, टाइम एडवर्ब को काम में लेना है। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सेवरल ईयर्स एगो, और सेवरल ईयर्स एगो के बाद में देखो, एगो सब्जेक्ट कौन है, कोर्स ऑन क्लाइमेट, ये तो नहीं है, इंट्रोडक्टरी कोर्स, कौन सा, एन इंट्रोडक्टरी कोर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी फॉर फ्रेशमेन एंड सॉफ्टमोर्स। तो सबसे पहले पी, और पी के बाद में क्या होगा, आर क्यू, पी आर क्यू। तो देखिएगा पी आर क्यू कहाँ है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में PRQS दिया हुआ है, तो पहला आपका राइट आंसर हो गया। कैसे पता चला दोस्तों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, प्रोफेसर एंड्रू डेसलर क्रिएटेड, ये वर्ब आ गई यहाँ पर, एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। देखिए इंट्रोडक्टरी से खत्म हो रहा तो आगे फॉर नहीं होगा, सेवरल नहीं होगा, ये टाइम है तो ये तो पहले चला जाएगा, तो PRQS, तो PRQS आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है देखो दोस्तों, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच हार्डर द ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच हार्डर। तो आपको ये पता है कि देन का प्रयोग जो होगा वो एडजेक्टिव के बाद में होता है दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्या होगा, विल बी मच हार्डर, और देन बाद में आएगा, तो आर के बाद में क्यू आना चाहिए, और आर के बाद क्यू कहाँ है ये देख लीजिएगा। तो आर के बाद क्यू यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, PRQS आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। बहुत इजी बात है कि डिग्री की बात की है, यहाँ पर हार्डर देन हार्डर नहीं होता, हार्डर देन होता है, तो एडजेक्टिव पहले आता है, देन उसके बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है दोस्तों, although the temperature of this layer of the when directly comparing the satellite measurement of temperature
एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल। यहां देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आल्दो से वाक्य शुरू हो रहा है, तो आपको पता है कि आल्दो यट, ठीक है, कंजक्शन है आल्दो। तो आप क्या करेंगे, यहां सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले देखो, आल्दो पी सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा पी के बाद में एटमॉस्फेयर ऑफ द लेयर ऑफ द के बाद देखिएगा वेन का प्रयोग नहीं होता, तो पी के बाद क्यों नहीं होगा, ठीक है। सैटेलाइट मेजर, यहाँ पर आर्टिकल द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर शुड जेंटली, तो यहाँ क्या होगा, पी के बाद एस का प्रयोग होगा। पी के बाद क्या होगा दोस्तों, एस का प्रयोग होगा, तो पी के बाद एस कहाँ है देखिएगा, पी एस क्यू आर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। समझ लीजिएगा दोस्तों कैसे आया। सबसे पहले बात करते हैं आल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, ठीक है, इस लेयर का जो टेम्परेचर है, ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, तापमान की गणना नहीं, किसकी बात कर रहा है, ऑफ दिस लेयर ऑफ द, लेयर किसकी, एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की लेयर शुड जनरली ट्रैक सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल, वी मस्ट बी केयरफुल। इसके बाद देखिएगा एस के बाद में क्या है, क्यों, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, पी एस क्यू आर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, देखिएगा, द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स glowing like a dark orange that radiates the visible range। सबसे पहले क्या करना दोस्तों, यहां आप ध्यान दीजिएगा इसका सब्जेक्ट कौन है, तो देखिएगा द एलिमेंट हीट्स अप, जब एलिमेंट्स क्या करते हैं, हीट अप होते हैं, तो क्या होता है, ग्लोविंग लाइक ए डार्क ऑरेंज रेडिएट्स निकलती है। कोई एलिमेंट जलता है तो आग की जैसे रेड कलर की लपटें निकलती है। तो सबसे पहले आप बात करें कि यहाँ ऑप्शन में आपके पास आना क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं हम यहाँ दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले द एलिमेंट हीट्स अप, एलिमेंट क्या होगा, हीट्स अप होगा, तो जब एलिमेंट्स हीट्स अप, ग्लोविंग, अप प्रीपोजिशन है, इसके बाद पार्टिसिपल का रूप क्या आ जाएगा, ग्लोविंग, ठीक है। तो पी के बाद में आर आना चाहिए, पी के बाद आर यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पी के बाद आर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। कैसे पता चला, देखो एलिमेंट हीट्स अप, वो जो होते हैं गर्म होते हैं, तो क्या होगा, हीट्स अप होने पर क्या होगा, ग्लोविंग, चमकेंगे वो, लाइक किसके समान, ए डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, ये वर्ब आ गए ना यहाँ पर। अब इसके बाद देखो क्या होगा, रेडिएट्स द विजिबल रेंज, पी आर एस, द विजिबल रेंज, रेडिएट्स द विजिबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, तो आपका राइट आंसर हो गया पी आर एस क्यू, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, देखिएगा, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई विनस इज सो मच वार्मर। देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, सो मच वार्मर टू द सन सो इट एब्जॉर्ब मोर सोलर एनर्जी। सेकंड आर्ग्यू that it is because Venus has a thick greenhouse gas rich atmosphere than the earth। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब कंपैरिजन होता है, कंपेयर होता है तो टू ऑब्जेक्ट्स में से होता है, तो एडजेक्टिव के बाद में क्या होता है दोस्तों, देन आता है। इट मीन्स आप ये कहेंगे कि वामा के बाद में देन आना चाहिए, तो पी के बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, एस आना चाहिए। तो पी के बाद एस कहाँ है देख लीजिएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो P के बाद S कहाँ है दोस्तों, देखिएगा फर्स्ट में ही है PSQR, तो P के बाद वार्मर देन, ठीक है, वीनस इज क्लोजर। इसके बाद देखिए क्या करें, क्लोजर टू द सन, क्लोजर टू द सन सो इट एब्जॉर्ब मोर सोलर एनर्जी। द सेकंड आर्ग्यू दैट इट इज, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया PSQR। एडजेक्टिव फॉर्म ध्यान रखिएगा, कंपेरेटिव डिग्री आ रही थी इसलिए एडजेक्टिव के बाद देन आ रहा है, तो उसके P के बाद कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, जहाँ है उस ऐसा ऑप्शन अन्य कोई नहीं है, तो ये आपका ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में क्या कहना चाहता है, देखिए दोस्तों, are now used by more than 1,000 firms and are growing in popularity in the United States and Europe gain sharing plan। सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया दोस्तों। जब कंपैरिजन की बात होगी तो देखिएगा P और Q ये तो फर्स्ट में नहीं आएंगे, तो फर्स्ट में नहीं आएंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये दो तो कैंसिल हो गए, ठीक है। P और Q तो ये तीनों ही कैंसिल हो गए, फर्स्ट में आएगा ही नहीं क्योंकि दो में कंपैरिजन चलेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, SPRQ। फर्स्ट में क्या होगा दोस्तों, गेन शेयरिंग प्लान आर नाउ यूज्ड। 2 नंबर पे क्या होगा, P ऑप्शन आएगा, इसके बाद 3 पे R होगा और 4 नंबर पे आपका Q होगा। क्लियर, बात समझ में आई कैसे हुआ। गेन शेयरिंग प्लान ये आपके एक नाउन हो गई दोस्तों सब्जेक्टिव केस के रूप में। इसके बाद देखिएगा गेन शेयरिंग प्लान, यहाँ प्लान नहीं दोस्तों प्लान से है, तब यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। गेन शेयरिंग प्लान्स आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1,000 फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या देखिएगा दोस्तों, एडवर्सिटी विदाउट स्कम्बलिंग टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जीलियसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाई फ्रांसिस बैकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट और अन्य कोई भी पार्ट से क्वेश्चंस जो आते हैं, बैकन के लिखे हुए जो एसेज हैं उन एसेज से लिटरेरी फॉर्म्स की यूज़ की जाती है। बहुत बार हमने आपको बताया भी है कि बैकन के एसेज से ही कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट लिए जाते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा, इसको मैच करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एडवर्सिटी विदाउट सक्सीडिंग, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों एस का प्रयोग होगा, द एसे ऑफ द फ्रेंडशिप। फर्स्ट पे क्या होगा, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बैकन सेलिब्रेटेड इन इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंडशिप इज सब्जेक्ट टू द बोथ प्रेयर एंड एडवर्सिटी। देखिएगा प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, तो यहाँ देखिएगा आर के बाद पी और आर के बाद पी का प्रयोग कहाँ है, आर के बाद पी यहाँ नहीं है, आर के बाद पी यहाँ नहीं है, या एस से शुरू हो रहा है या क्यू से शुरू हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस क्यू से शुरू, टू द क्लाउड से शुरू नहीं होगा तो ये कैंसिल हुआ, राइट आंसर हो गया आपका SRPQ। बात समझ में आई दोस्तों। एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी, देखिएगा प्रॉस्पेरिटी संपन्नता और एडवर्सिटी क्या होता है, गरीबी के लिए आता है, इसलिए दोनों चीज़ें क्या है कि प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में हैं, बिटवीन का प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा SRPQ। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, SRPQ आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है देखिएगा, फ्रेंड्स विदाउट विच वर्ड इज मेक फ्रेंड्स एंड पर्सन wills to want to, it is miserable solitude that compels a person to nothing other than a place of wilderness। यहाँ भी देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले देखिएगा सब्जेक्टिव केस, तो देखिएगा इट इज़ मिजरेबल सॉलिट्यूड, तो सबसे पहले आर से आपका सेंटेंस शुरू होगा, तो जो आर से शुरू है वो आपका राइट आंसर होगा। इट मीन्स ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपका कैंसिल और ये आपका राइट आंसर। आर के बाद में देखिएगा आर फर्स्ट पे आएगा, इसके बाद में देखिएगा क्यू सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज़ मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स ए पर्सन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूप, टू के बाद देखो फ्रेंड्स नहीं आएगा, नथिंग नहीं आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म का रूप क्या हुआ, क्यू, तो क्या हुआ यहाँ पर देखिएगा RQPS, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या देखिएगा, टैक्स द लॉन्गेस्ट द न्यूअर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश। यहाँ देखिएगा क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस में देखिएगा नाउन क्या है यहाँ पर, द जॉब, ठीक है, द जॉब
आर से शुरू हो गया। इसके बाद देखिएगा द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड, द जॉब कंजक्शन लगा, दैट नेवर स्टार्टेड वर्ब हो गई। इसके बाद नेवर स्टार्टेड टू फिनिश, नेवर स्टार्टेड टेक्स द लॉन्गेस्ट, तो क्यू के बाद में आपके पास में देखिएगा आर क्यू और उसके बाद स्टार्टेड टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश्ड। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? कैसे होगा देखिएगा, आर क्यू पी एस, आर द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, आर क्यू पी एस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, टू वॉट यू कैन क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वॉरिंग अबाउट वॉट यू कैन नॉट। यहां देखिए दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा आपका सब्जेक्टिव केस निकालना है, तो इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन से वाक्य शुरू होगा। देखिएगा टू वॉट इन्फिनेटिव केस से नहीं होगा, कंट्रोल यहां से नहीं होगा, व्हाट यू कैन नॉट, तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। देखिएगा फर्स्ट पे आपके होगा आर, सेकंड पे होगा आपके एस, और फिर होगा आपका क्यू, और फिर होगा आपका पी। तो आर एस पी क्यू पी। तो देखिएगा सबसे पहले आर, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट वॉट यू कैन नॉट, तो आर के बाद एस, आर के बाद एस कहाँ देखिएगा, डी ऑप्शन। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 50 क्वेश्चंस दोस्तों आपके एनडीए का जो ये पेपर था बहुत इजी पैटर्न था दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें वोकेब का जो पार्ट है, लैंग्वेज स्किल आपकी जो है, रीडिंग कॉम्प्रेंसिव आपका जो है, यदि आपकी रीडिंग कॉम्प्रेंसिव स्किल आपकी अच्छी है तो इस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर बना पाएंगे, और आपने बनाया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।